नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकियों और पत्थरबाजों से आर पार की जंग होगी। जवान अब पत्थरबाजों के आगे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। हिंसा से निपटने के लिए वो कोई भी तरीका अख्तियार करने को तैयार हैं। तो वहीं सरकार ने भी साफ कह दिया है कि वो पूरी तरह सेना के साथ है और आतंकवाद से निपटना सेना की जिम्मेदारी है। ऐसे में हम तो पूछेंगे का पहला सवाल, क्या पत्थरबाजों से त्रस्त कश्मीर घाटी को पूरी तौर पर सेना के हवाले कर देना चाहिए? सवाल 2, क्या हिंसा से जूझती कश्मीर घाटी में बातचीत का विकल्प पूरी तरह खत्म हो गया है? सवाल नंबर 3, क्या पत्थरबाजी रोकने के लिए पहले हुर्रियत जैसे संगठनों पर कार्रवाई जरूरी है? इन सवालों पर बड़े पैनल से चर्चा भी करेंगे। आपको बताते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया है। 21 जान ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक अलग अंदाज से लोगों की जान बचाना? आर्मी चीफ जनरल रावत ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे सहमत हैं। 10-20 लोगों के हाथ में पैसे देकर आप इस तरीके का माहौल कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। देशद्रोहियों के इशारे पर पैसा लेके पत्थर फेंक रहे हैं। घाटी के आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके पत्थरबाज सेना और सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द हो गए हैं। जवानों की मुश्किल ये है कि वो अपने बचाव में घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कोई अफसर हिंसा रोकने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है, पत्थरबाजों को रोकने के लिए उन्हीं के बीच से किसी को सेना की गाड़ी के आगे बांधता है, तो मानवाधिकार का शोर मच जाता है। दोनों ओर से पिस रहे जवानों का हौसला बुलंद रहे, इसलिए सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया है। अपने जवानों के साथ खड़े जनरल रावत ने बयान दिया है कि लोग हम पर पथराव कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ऐसे में जब जवान मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि बस इंतजार करिए और जान दे दीजिए? मैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक अच्छा ताबूत लेकर आऊंगा और सम्मान के साथ शव को आपके घर भेजूंगा। प्रमुख के तौर पर क्या मुझे ये कहना चाहिए? मुझे वहाँ तैनात सैनिकों का मनोबल बनाए रखना है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग हम पर पथराव करने के बजाय हथियार चलाएं। तब मैं खुश होता, तब मैं वो करता जो मैं करना चाहता हूँ। जनरल रावत ने कैप्टन लितुल गोगोई को दिए सम्मान को भी यही कहकर जायज ठहराया कि सेना के अफसरों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। उनका ये भी कहना था कि अफसरों को ऐसे हालात में कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, अलबत्ता उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। सेना प्रमुख के रूप में सेना का मनोबल मेरे लिए सबसे जरूरी है, वो मेरा काम है। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि आपका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अगर कोई काम बदनीयती से नहीं किया है तो मैं आपके साथ हूं। हालांकि अपनी तमाम सख्त बयानी के बावजूद सेना अध्यक्ष ने माना कि हिंसा रोकने के लिए कश्मीर समस्या का समाधान जरूरी है। कश्मीर मुद्दे के ठोस समाधान की जरूरत है। हर पक्ष को इसमें शामिल होने की जरूरत है। सेना की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि हिंसा न हो और इसमें हिस्सा न लेने वाले आम लोगों की हिफाजत की जाए। सेनाध्यक्ष जनरल रावत के इस बयान पर खुद को सेकुलर बताने वाला खेमा खफा है, तो दक्षिणपंथी उन्हें राष्ट्रहित के विरुद्ध बताते हैं। The high morals of Indian army and Indian security forces is there because of that rich moral and value system, and with one stroke I think this is being eroded. देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम है। यह पार्टी कभी भी भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहती है। ऐसे मोहम्मद सलीम यदि भारत की सेना अध्यक्ष पर सवाल करते हैं तो संभवतः वे बीजिंग रावलपिंडी के उद्देश्यों के साथ खड़े होते हैं। हालांकि सरकार पूरी तरह जनरल रावत के बयान और सेना के साथ खड़ी है। पहले रक्षा मंत्री जेटली ने भी जवानों के पक्ष में कुछ ऐसा ही बयान दिया था और अब सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी साफ कर दिया है कि सरकार पूरी दमदारी के साथ सेना के साथ खड़ी है। लोग स्टोन पैटर को समर्थन कर रहे हैं क्या?
उनका वकालत रह रहे क्या? कश्मीर में जो स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए जो भी उचित कार्रवाई करना चाहिए उस समय पर अपना विवेचन के आधार पर कार्रवाई करना चाहिए। आर्मी चीफ ने यही कहा, इसलिए मैं आर्मी चीफ का जो वक्तव्य है उसको पूरा समर्थन करता हूं। हालांकि सेनाध्यक्ष के इस सख्त रुख के बाद भी घाटी में आतंकियों के मंसूबे जस के तस हैं। इसका मुजाहिरा तब हुआ जब आतंकी सब्जार के जनाजे में हुर्रियत को धमकी देने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जाकिर मूसा भी शामिल हुआ। हालांकि वो कैमरे से अपना मुंह छिपाता रहा, लेकिन जनाजे में शामिल लोग उसे छूने को बेताब थे। बहरहाल इन तमाम बयानों और घटनाक्रम के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सेना के जरिए ही संभव है कश्मीर की समस्या का संपूर्ण समाधान? और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया है। इसकी पहल शुरू हो चुकी है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि फाइनल सॉल्यूशन और स्थायी समाधान जैसी शब्दावली घातक है, इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का बयान सुनिए। गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, ये जो स्थायी समाधान है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको किस तरह से सरकार क्रियान्वित करने की योजना बना रही है? क्योंकि ये जो शब्दावली है जिसका गृह मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इतिहास के पन्ने फरोल के देखें तो जब ये शब्दावली इस्तेमाल हुई है, परमानेंट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, तो दुनिया को इसके बहुत घातक परिणाम भुगतने पड़े हैं। और अब सुनिए आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या सेना के जरिए ही संभव है कश्मीर की समस्या का संपूर्ण समाधान? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #पत्थरबाजों से रण के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शेष नारायण जी हैं और साथ ही साथ पवन खेड़ा साहब हैं। आप दोनों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर रशीद साहब, इंडिपेंडेंट MLA हैं, और साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इसके अलावा RSN सिंह साहब हैं जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं और चूंकि जुड़े रहे हैं सेना से तो जाहिर तौर पर उनका पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा राहुल जिलानी साहब हैं जो कि कश्मीर मामलों पर बड़ी राय रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत इंजीनियर रशीद साहब मैं आपसे करना चाहती हूं। सेना प्रमुख ये कह रहे हैं कि अब पत्थरबाजों पर सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। अब पत्थरबाजों को खुद या तो वो अपने हाथों में भारत की रक्षा के लिए, जहां जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिस सरजमी पर उनका आशियाना है, बंदूक उठा ले, झंडे उठा ले भारत के और फिर लड़ जाएं आतंकियों से। ये तरीका अपना ले, नहीं तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। आप इसके साथ हैं? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर लूं, जो जनरल बिपिन रावत जी ने कहा कि काश पत्थरबाज पत्थर के बदले बंदूक उठाते, बहुत ही मतलब कंडेमनेबल वर्ड्स हैं। क्योंकि मसला ये है, अगर वो ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोग बंदूक उठाएं तो उनको मारने में मजा आएगा। उसे साफ ये जाहिर है कि जो फौज है वो कश्मीरियों के खून की प्यासी है, कश्मीरियों का खून करना चाहती है, यहाँ जवानों को मारना चाहती है। लेकिन जनरल बिपिन रावत साहब अगर उसके बदले में ये कहते कि एक पॉलिटिकल समाधान है, फौज को हर बार आप बीच में मत लाइए, फौज आम शहरियों के आगे हर बार बंदूकें लेकर नहीं जा सकती, तो शायद हम उसका वेलकम करते। आप सच्चे मुसलमान हैं? हाँ मैम। आप सच्चे मुसलमान है कि नहीं है? नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगी। आप इस देश में, इस मुल्क में एक राज्य के विधायक हैं। आपने संविधान को हाजिर नाजिर मानते हुए संविधान की शपथ ली है। आप इस मुल्क के लिए निष्ठावान हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस निष्ठावान होने की कीमत आपको इस तरह से चुकानी होनी चाहिए, न बल्कि लोगों को बलकलाया ना जाए, आप उनके साथ आए और कहें कि चलिए अमन और शांति के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है विधायक होने के नाते?
बिल्कुल सही आपने कहा। अगर मैं विधायक ना भी होता तो भी हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम अमन और शांति के लिए काम करें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम झूठ बोलें। दूसरी बात, जब राजनाथ सिंह जी आज खुद कहते हैं कि हम मसले का परमानेंट सोल्यूशन निकाल देंगे, तो हमें बताएं सोल्यूशन क्या है। हो सकता है सारे मुद्दे हल हो जाएं। सोल्यूशन तो दुनिया को पता है कि 1947 से आज तक लटका हुआ मामला है। अगर राजनाथ सिंह जी वाकई कोई समाधान करना चाहते हैं जिससे कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग मुतमईन हो जाएं, अभी तो आपने कहा फूल झूठ बोला जा रहा है। आप जरा बताइए, आपकी नजरों में वो कौन सा झूठ है जो आपसे और तमाम जो पत्थरबाज है उनसे बोला जा रहा है? मैं समझा नहीं आपका सवाल, सॉरी। आपने अभी अपनी शब्दावली में बोला ना कि झूठ बोला जा रहा है कश्मीरियों के लिए, पत्थरबाजों के लिए गलत बात बोली जा रही है। अगर मैं इस तरह कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, जब जनरल बिपिन रावत साहब ये कह रहे हैं कि काश कश्मीरियों के हाथों में पत्थर के बदले में बंदूक होते तो हम उनसे निपट लेते। हम ये कह रहे हैं कि बिपिन रावत जी के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। वो फौज के चीफ ऑफ द हिंदुस्तान की फौज के सरबराह हैं। उनको चाहिए था कि एक वो पॉलिटिकल लीडरशिप से कहते हैं कि फौज का काम सरहदों पर लड़ना है, फौज का काम अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाना नहीं है। एक मजबूर ऐसी स्थिति आई है। इंजीनियर रशीद साहब की बातों को किस तरह से आप काउंटर करेंगे? नहीं, देखिए, ये पत्थरबाज, इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान से, पैसे बांटते हैं पाकिस्तान से लेके हुर्रियत के लोग। इन्होंने बंदूकें इसलिए कोई स्ट्रैटेजी के तहत ये इन्होंने बंदूकें नहीं उठाई हैं। और मैं राशिद साहब को 10 पत्थर ये खा ले उन पत्थरबाजों से, फिर देखिए इनका हाल क्या होता है। और बंदूक और पत्थर में क्या फर्क होता है वो आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन फिलहाल में दो चीजें हुई हैं। बहुत देखा है, अब बंदूक और पत्थर की बात, एक लेफ्टिनेंट उमर फयाज जिसने देश के लिए बंदूक उठाया, जिसने अपने पाकिस्तान वतन के बदले में, धर्म के बदले में उसने अपने पूर्वजों को चुना और उसने गन उठाया तो उसको आपने एब्डक्ट करके मरवा दिया। उसके बदले में आप पत्थरबाज तैयार कर रहे हैं। उन पत्थरबाजों को कहां से आह्वान दिया जा रहा है, थोड़ा जाके वैली में देख लीजिए आप। मस्जिदों से आवाज उठती है, मस्जिदों से आवाज उठती है कि अब शुरू करो। पूरी प्रोग्राम फिक्स्ड होती है। तो उसमें एक वो क्या एक शेर है कि वो कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक मिजाज से तो एक पत्थर फेंक के देखो यारो, हैं। तो ये जो मस्जिदों से जो ये आवाहन दी जा रही है, मैं बता दूं इन मौलवियों को, हर पत्थर जो तुम फेंकते हो वो जाके अल्लाह मियां को लगता है। हर पत्थर जो तुम फेंकते हो अपने पूर्वजों के ऊपर में, कश्मीरियत के ऊपर में, इंसानियत के ऊपर में, पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के पैसे पे, वो हर पत्थर तुम्हारे अल्लाह मियां को जाके लगता है, तुम्हारे पूर्वजों को लगता है। राशिद इंजीनियर, तुम्हारे पूर्वज घायल है, अल्लाह मियां घायल है, रमजान का वक्त चल रहा है, शर्म करो। क्या कर रहे हर पत्थर तुम्हारे पूर्वजों को जाके लगता है। थोड़ी शर्म करो। ये जो इस्लामिक स्टेट को लेके आए हो, ये जो पाकिस्तान के लेके आए हो, और जो ये मस्जिदों से थोड़ी शर्म, ये जो जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हो पत्थरों के द्वारा, और कहते हो कि बिपिन रावत ने ये कर दिया। हर पत्थर तुम्हारे पूर्वजों को जाके लग रहा है। लेकिन इतने बेशरम हो, कश्मीरियत को सड़कों के किनारे गार्बेज में डाल दिया, और तुम्हारे जैसे लोग और पॉलिटिशियंस तुझे इतने एंटी मुस्लिम हो, इतने रेडिकल हो, क्या हो गया आपको? आप हर बार मजहब को बीच में लाते हैं। आप इस्लाम के ठेकेदार बन गए हो। क्या बकवास कर रहे हो? सुनो, जवान संभाल के बात करना, जवान संभाल के बात करना। तुम गंदी नाली का कीड़ा, क्या करोगे? तुम गंदी नाली का कीड़ा अपने पूर्वजों पर पत्थर मारता है, बच्चों को सिखाता है। इस्लाम
हर एक दिन मसले से मस्जिदों को भी भटका जलाते देंगे। हो। मैं रुक political करना चाहूंगी मामले राहुल पकड़ जलाली के साहब का। जलाली साहब, क्या सेना के जरिए संपूर्ण समाधान निकल सकता है पत्थरबाजी का और कश्मीर में जो हालात उन्हें सामान्य करने का? आप लोगों की ऑडियो में चाहूंगी कि डाउन की जाए और राहुल साहब की आवाज को बुलंद किया जाए। राहुल साहब, देखिए, ऐसा है, जहां तक संपूर्ण समाधान की बात है तो ना सेना न कोई एक्सपेक्ट करता है कि सेना से संपूर्ण समाधान निकले। समाधान जरूर निकल सकता है, पर उसके बाद राजनीति को आना पड़ेगा, वो सही है। पर आज की स्थिति ऐसी है कि कश्मीर की लेकिन सड़कों अभी पे, आप सुन ही रहे थे राशिद इंजीनियर देखिए साहब वही को, मैं जो उसी सीधे पे तौर पर ये उसी कह रहे हैं उसी कि में राजनीति अपना काम करे उसी और पे मैं आप उसी पे सेना मैं आ अपना रहा काम हूँ। करे। आज की आप कह रहे हैं स्थिति, पहले राजनीति को आना होगा, नहीं नहीं उन्हें भी सुनिए, जरा इस बात को समझाइए ताकि वो भी इस बात को नहीं, मैं समझे और खत्म कर आगे लूं, बेहतर के मैं लिए बढ़े। खत्म कर लूं फिर आप आइए। देखिए, आज की स्थिति जमीन पे ऐसी है जहां राजनीति घर के अंदर बंद है। सड़क पे कश्मीर के पत्थर जरूर है, पत्थर ही है, जरूर नहीं। उसके अलावा ये भी देखा जाए कि ये तो इसकी बात तो बिल्कुल साफ खुलासा हो चुका है कि पत्थरबाजों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये तो साफ हो चुका है। उसके अलावा देखिए, इसके पीछे, पत्थरबाजों के पीछे एक मोटिवेशन भी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है। और कश्मीर की जो धरती है, जो लोग हैं, उनकी सोच बदल गई है। उनकी सोच में बहुत हद तक कट्टरपंथी आ चुका है। देखिए, इस कश्मीर को सूफी का इलाका कहा जाता था। कश्मीर के सबसे बड़े संत नुंद ऋषि शेख नूरुद्दीन वली कहे जाते थे। उनका मजार है चराय शरीफ में। आज उसी मजार को प्रोटेक्शन इंडियन आर्मी दे रही है। तो कश्मीरियत की जहां तक बात की जाए, वो तो उस मजार में। महत्वपूर्ण बात उठाई आपने, कहा कि अब कश्मीरियों के भीतर कट्टरपंथ और ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह क्या है? और 2-3 सालों में मोदी सरकार ने, शाहनवाज हुसैन साहब आपसे ये सवाल करूंगी मैं, लेकिन राहुल जी आना होगा, ब्रेक लेना है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस कट्टरपंथ को कैसे कश्मीरियों के भीतर से उखाड़ फेंका जाए ताकि अमन शांति बहाल हो और जिस तरह का कश्मीर हम सोचते हैं वैसा कश्मीर हमें दिखे, विकास का कश्मीर, शिक्षा का कश्मीर। हर पत्थर जो तुम फेंकते हो अपने पूर्वजों के ऊपर में, कश्मीरियत के ऊपर में, इंसानियत के ऊपर में, पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के पैसे पे, वो हर पत्थर तुम्हारे अल्लाह मियां को जाके लगता है, तुम्हारे पूर्वजों को लगता है। राशिद इंजीनियर, तुम्हारे पूर्वज घायल है, अल्लाह मियां घायल है, रमजान का वक्त चल रहा है, शर्म करो, शर्म करो। हम तो पूछेंगे में आज का हमारा सवाल है, क्या सेना के जरिए ही संभव है कश्मीर की समस्या का संपूर्ण समाधान? और आपका जवाब भी हमें मिलना शुरू हो गया है। हमें एसएमएस के जरिए 93 लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया है। वहीं 7% लोग ऐसे हैं जो ना इस मसले पर मानते हैं। वहीं अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर 91% लोगों का जवाब हाँ में हमें मिला है। वहीं 9% लोगों का जवाब ना में अब तक हमें आया है। और वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि ब्रेक से पहले हम कह रहे थे कि इस वक्त अब हम रुख करेंगे शाहनवाज हुसैन साहब का। शाहनवाज साहब, राहुल साहब की बात आप बहुत गौर से सुन रहे होंगे, जरा जवाब दीजिए कि आखिरकार इन 3-4 सालों में, खास तौर पर जब से मोदी सरकार आई है, उसी से जोड़कर मैं सवाल आपसे पूछूंगी, वो ये कि कट्टरपंथ इतना गहरा क्यों गया है? ऐसा क्या ना करने में मोदी सरकार नाकाम रही है जिस वजह से कट्टरपंथ की जड़ें और गहरी हो गई हैं कश्मीर में? ये कश्मीर की जो समस्या है वो आज की नहीं है और इस तरह के दौर भारत ने कई बार देखे। जहाँ तक सवाल है कश्मीर समस्या का हल सेना के जरिए नहीं, पॉलिटिकल सलूशन ही है उसका। हमारी सरकार कोशिश भी कर रही है। जहाँ तक कहा गया कि क्या सेना ही हल निकालेगी, सेना आतंकी से लड़ रही है। सेना पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले पत्थरबाजों से भी मुकाबला कर रही है। पहले दिन आर्मी चीफ ने कहा था कि पत्थर न बरसाएं। देखिए, पत्थर जब लगते हैं उसका बहुत दर्द होता है, तो पत्थर के बदले फूल नहीं मिल सकते। पहले लोग कह रहे थे पैलेट गन नहीं चलाना चाहिए। आखिर क्या वजह है
कि जब मेजर गोगोई ने एक व्यक्ति को बांधा, उसके बाद इतना हंगामा शुरू हुआ। बिना खून खराबे के मेजर गोगोई ने लोगों की जान बचाई। अब सवाल है कि कश्मीर के अंदर कोई भी हल होगा तो भारत के संविधान की रोशनी में होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो संविधान को मानते हैं उससे हम बातचीत करेंगे। इसलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, इसमें कोई राजनीतिक वाद विवाद भी नहीं होना चाहिए। सर, जो मेरा मूल सवाल था, मैं फिर वहां पर आऊंगी। शाहनवाज जी, राहुल जी ने जैसा कहा कि कट्टरपंथ क्यों गहरा रहा है, इसकी वजह जरा बताइए। कट्टरपंथ कहाँ गहरा रहा है इसका राहुल जी रिएक्ट करिए। जी देखिए, मैं फिर से शाहनवाज जी से ये कहूंगा कि कश्मीर में गहरा रहा है, और वही नतीजा है कि शेख नूरुद्दीन वली, जो कश्मीर के सबसे बड़े सूफी माने जाते हैं, जिसकी बुनियाद जिन्होंने कश्मीरियत की रखी, उनके मजहर को आज इंडियन आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है। ये और जो आप हाल देखे कश्मीर की सड़कों पे, जो और आपने देखा भी होगा कि अभी ये सब्जार खान का जो जनाजा था, उसमें कौन आया? जाकिर मूसा। इस किस्म के लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये इस्लामिक स्टेट को, आईएस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज तक ये इनकी बात कभी कश्मीर में होती नहीं थी, आज ये डोमिनेट कर रहे हैं कश्मीर को। ये सवाल था कि ये स्थिति कैसे आई, क्यों आई, और इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? जी शाहनवाज जी, देखिए, कट्टरपंथ जो है, ये आपको मालूम है कि आईएस की जो सोच है, वो आईएस पूरी दुनिया के अंदर एक अपनी सोच को लोगों पर हावी करना चाहता है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह की साजिशें हो रही हैं। और सही कहा जलाली साहब ने कि दरगाह की हिफाजत भी आर्मी को करनी पड़ रही है, क्योंकि एक सोच के लोग वो नहीं चाहते कि दूसरे सोच के लोगों के साथ वो रह भी सके। तो जो कट्टरपंथ पूरी दुनिया में है, उसका असर पाकिस्तान के जरिए यहाँ दिख रहा है जो है। और देखिए, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं खुद एक खानकाही घराने से हूँ। बिल्कुल, इसीलिए सवाल आपसे ही है। अच्छी तरह जी, मैं इस तरह इसको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस्लाम मज़हब का, जिस तरह से इस्लाम मज़हब के बारे में जो लोग रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहे हैं, वो जाकर आज पूरे दुनिया में कलमा अपने झंडे पर लिखकर, काले झंडे पर आईएस के लोग लिखकर पूरे दुनिया को कट्टरपंथ के रास्ते पर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में सूफिज्म है, कश्मीर में सूफिज्म है, कश्मीर के अंदर ट्रेडिशन को पर्सनली बिलोंग करते हैं। एक मिनट में इनसे बात करूं? जी जी शाहनवाज भाई, एक सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस चीजों को बढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो गलत कर ही रहे हैं। जो कश्मीरी कश्मीर समस्या का सवाल है, वो बिल्कुल कश्मीरी सूफिज्म है ना, यही बात है। इन 2-3 सालों में ऐसा नहीं, शाहनवाज जी इस बात का जवाब दीजिए, ऐसा क्यों है कि आपकी स्टेट में भी, सेंटर में भी, दोनों जगह सरकारें हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कश्मीरियों के दिल में जगह बनाने में नाकामयाब क्यों नजर आ रही है? जिस तरह से राहुल जी भी कह रहे हैं कि कट्टरपंथ के पैर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप उस बात को दूसरी तरह मोल्ड करके पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कह दूं, हमारी पार्टी में एक नारा लगता है, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। हमने जब कश्मीर के अंदर जब भी हमने चाहा कि चुनाव हो, हमने चाहा कि डेमोक्रेसी स्थापित हो, चुनाव हुए, हमारा महबूबा मुफ्ती से कोई बहुत रिश्ता नहीं रहा, लेकिन हमने देश के हित में चाहा कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार रहे और पाकिस्तान को जवाब मिले कि कश्मीर में एक चुनाव हुआ और कश्मीर की जनता ने जवाब भी दिया। तो हम लोगों ने कोशिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन वहाँ जो हुर्रियत के लोग हैं, जो पाकिस्तान समर्थित लोग हैं, वो भी जानते हैं कि ये सरकार आतंकवाद के सामने झुकने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन उनको आप आइसोलेट तो करिए। जो लोग हुर्रियत के लोग हैं, किया हुआ है। नहीं, शाहनवाज भाई प्लीज, शाहनवाज जी, पवन खेरा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पवन खेरा जी, लोगों का शाहनवाज जी, पवन खेरा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। इंट्रोगेट कर रही है शाहनवाज भाई, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो।
आपने खुद देखा 93% लोग कह रहे हैं कि उनका सरकार से और राजनीतिक प्रक्रिया से भरोसा उठ गया है, सिर्फ और सिर्फ उनको फौज पे भरोसा है। अभी इसी चैनल के सर्वे में आपने देखा, हमने भी देखा, इससे बड़ा उत्तर आपको क्या मिल सकता है? क्या सेना का काम है राज्य चलाना? ये तो पाकिस्तान का मुकाबला हो गया, पाकिस्तान के बराबर कर दिया आपने कश्मीर को, जहां फौज सब कुछ कंट्रोल करती है। आज जनरल विपिन रावत को राजनीतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है शाहनवाज जी, तो उसका कारण यह भी है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो फ्लॉप हो चुका है, आपका एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो चुका है। आप एक्शन, जो आपका एजेंडा फॉर एक्शन बनाया था पीडीपी और आपने मिलकर, उसमें तो हुर्रियत से चर्चा करने की बात लिखी है वाजपेयी फॉर्मूला के बारे में। अब आप कहते हो कि नहीं हुर्रियत से बात नहीं करनी, आपका वो आपका हक है, आप नहीं बात करिए। अरे कोई फॉर्मूला तो लाइए साहब, मल्टी पार्टी एक मीटिंग तो बुला लीजिए, कुछ तो एक पॉलिटिकल आउटरीच तो करिए शाहनवाज जी। देखिए मैं कह रहा हूं जो लोग सर्वे करने वाले क्या कह रहे हैं, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है। सेना पाकिस्तानियों से लड़ रही है, घुसपैठियों से लड़ रही है, पत्थरबाजों का मुकाबला कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है, लेकिन हम पॉलिटिकल प्रोसेस को जारी किए हुए हैं। क्या है ये वो प्रोसेस? सवाल राजनीति का नहीं है कि हम फेल हो गए। बात तो हमने समझ ली, जो जनता यहाँ सर्वे में भाग ले रही है शाहनवाज भाई, वो कह रही है कि 93% लोग कह रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ फौज पे भरोसा है, आप पे भरोसा उठ चुका है। इससे बड़ा नहीं कोई जवाब कोई नहीं उठा इस देश में। 93% अभी इसी चैनल के सर्वे पे आ रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम अपना काम करता है। क्या काम कर रहा है वही हम जानना चाह रहे हैं। हमें कोई काम होता हुआ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। आज अगर जनरल विपिन रावत को आगे बढ़कर राजनीतिक स्टेटमेंट देने पड़ जाए जो इस मुल्क में नहीं होता था, ये बहुत ही अपमान की स्थिति है लोकतंत्र के लिए कि इस मुल्क में अब जनरल जो है राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे और राजनीतिक लोग और पाकिस्तान के लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो कश्मीर को, अरे वो छोड़िए, वो क्या देख रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? रहेगा। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना के, मुफ्ती मोहम्मद साहब के साथ सरकार बना के, हम वहां उस एक्सपेरिमेंट पे प्रश्न चिन्ह लगा है। आतंकवादियों को अलग एक्सपेरिमेंट का क्या भविष्य है, क्या सॉल्यूशन है? मैं वही कह रहा हूं, एक बार जवाब सुन लीजिए कि कश्मीर की आवाम और आतंकियों को अलग देखना चाहते हैं। 200-250 आतंकी हैं ज्यादा से ज्यादा, और पाकिस्तान के जरिए भेजे गए वो घुसपैठिए हैं। हमारी सेना जो बंदूक उठाने वाले हैं उससे लड़ेगी, लेकिन जो मोहब्बत का रास्ता अपनाते हैं उनके लिए सेना ने काम किया। एक ऐसा सवाल जो देश की हर लोगों के पक्षधर हैं, आम नागरिक के मन में उठा है, उस सवाल का उत्तर दे दीजिए। और खास तौर पर कश्मीरियों की तरफ से सवाल वो ये कि आपकी सरकार ने कश्मीर में लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए इन 2-3 सालों में ऐसा क्या किया है? ऐसी कौन सी योजनाएं आप लेकर आए हैं जिससे कश्मीरी ये कहे कि हाँ ये हमारी सरकार है? देखिए हमने नॉर्मलसी लाई, टूरिज्म वहां बढ़ा। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कश्मीर उन्होंने विजिट किया। जब बाढ़ आई तो सबसे प्रधानमंत्री का टूरिज्म बढ़ा है, टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं टूरिज्म और टेररिज्म में, माफ कीजिएगा शाहनवाज भाई। उसकी चिंता की है। वहां दिवाली मना लेने से कोई टूरिज्म नहीं बढ़ जाता। का मुद्दा हमने लाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप टेररिज्म छोड़िए, टूरिज्म की तरफ आइए। अरे उन्होंने जो कहा वो तो देश सुन सुनकर उनके कान पक गए हैं। कश्मीर की सॉल्यूशन 15 साल जो कश्मीर ट्रैक पर आ गया था, 70% वोट शेयर होता था, वोट पार्टिसिपेशन होता था, आज 7% पे आए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया हार चुकी है वहां पर। उसका जवाब और उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है शाहनवाज भाई। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के लोगों के दुख दर्द को हमारी सरकार दूर कर रही है। आज भी हम डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा रहे हैं कश्मीर को, मार रहे हो, लेकिन वहां एक अलग तरह की परिस्थिति है। पूरे विश्व ने देखा किस तरह से लोकतंत्र सफल हुआ कश्मीर में। आज वही विश्व देख रहा है कि लोकतंत्र कोलैप्स कर गया। 2% 7% ये वोट शेयर डालना चाहते हैं। भारत के संविधान की शपथ लेकर विधायक बन जाते हैं। इंजीनियर राशिद जी आप बोलिए। इंजीनियर राशिद जी, शाहनवाज जी की बातों में आपको जमीनी हकीकत पर कितनी सच्चाई नजर आती है? राशिद इंजीनियर जी। हाँ मैम, आपने कहा, पहले मैं अर्ज आपसे करूं, कश्मीर में इसलिए आक्रोश नहीं है कि बीजेपी और पीजेपी का अलायंस है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट।
आक्रोश इसलिए नहीं है कि पीडीपी और बीजेपी ने हाथ मिलाया है, ये बेसिकली 47 से मसला आया है। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, आरएन सिंह से भी, सभी लोगों से, आप ओपिनियन मेकर्स हैं, खुदा के लिए हिंदुस्तान के लोगों पर भी रहम खाइए। एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। जो आप एक मित्र ने ये भी कहा, हमें आप कह देते हैं और आप पत्थरबाजों को समझा नहीं सकते। शाहनवाज भाई, जिनके हाथ में पत्थर है उनको समझाने के लिए आपने कोई कोशिश की? मैंने हम खुदा के वास्ते आप ये कीजिए, मैं आपको कहता हूँ खुदा के वास्ते उन पत्थरबाजों को समझाइए। हिंदुस्तान के साथ ही उनका भविष्य सुरक्षित है। आप वहाँ पर पत्थरबाजी की निंदा करते हैं? हिंदुस्तान इंजीनियर राशिद जी, सीधा सवाल, क्या आप इस पत्थरबाजी की निंदा करते हैं जो कश्मीर में होती है? आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसका उत्तर दीजिए। क्या आप कश्मीर में हो रही पत्थरबाजी की निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? को समझा रहे हैं, लेकिन क्या इंजीनियर राशिद, शाहनवाज जी इस सवाल का उत्तर ले लेते हैं। इंजीनियर राशिद, आपसे मेरा सीधा सवाल चौथी बार पूछ रही हूँ, क्या आप कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की निंदा करते हैं? मैं आपसे ये अर्ज करूं, जो अभी शाहनवाज भाई कहते थे कि वो पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कश्मीर में हो रही पत्थरबाजी की आप निंदा करते हैं? अगर आप चैनल पे बुलाते हैं तो फिर बात सुनने की हिम्मत कीजिए, वरना हमें मत बुलाया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। मैं ब्रेक से, अगर मुझे ब्रेक पर जाना है आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। शाहनवाज जी क्या कह रहे हैं? मैं आपसे फिर ये सवाल पूछूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। क्या पत्थरबाजी की निंदा नहीं होनी चाहिए? ऐसे विधायक जो कि कश्मीर में बैठे हैं और हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, नागरिक हैं, उनसे इस सवाल के उत्तर की हर हिंदुस्तानी दरकार रखता है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, एक बार फिर से इंजीनियर राशिद और दूसरे पैनलिस्ट के पास जरूर जाएंगे। आप देखते रहिए, हम तो पूछेंगे। फिर से आज का आप हमारा सवाल सुन लीजिए। क्या सेना के जरिए संभव है कश्मीर की समस्या का पूर्ण समाधान? और इस पर लगातार हमें जवाब भी मिल रहे हैं। 98 लोग मानते हैं, 98% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, सेना के जरिए ही संपूर्ण समाधान मुमकिन है। लेकिन 2% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, सेना के जरिए संपूर्ण समाधान मुमकिन नहीं है। वहीं ट्विटर पर भी हमने ये सवाल पूछा था, जिनमें 91% लोग कह रहे हैं कि हाँ, सेना के हाथों ही इस पूरे मामले का संपूर्ण समाधान हो सकता है। वहीं 9% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, और भी रास्ते हैं, और भी विकल्प है। एक बार फिर से ब्रेक से पहले जिस बात पर मैं थी, वापस वहीं लौटूंगी। इंजीनियर राशिद साहब, क्या आप कश्मीर में पत्थरबाजी की निंदा करते हैं? मैं ये सवाल तब तक पूछती रहूंगी जब तक आप उत्तर नहीं देंगे। पहले आप जवाब सुनना भी सीख लीजिए, मेहरबानी करके। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिनट देंगी। कहिए, ये तमीज और ये लहजा हमें आता है, बताइए। बात सुनिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। कश्मीर में कोई नहीं चाहता है कि वहां पर पत्थर बरसें। हम अमन चाहते हैं, हमने अमन की खातिर ही हम इस मुसीबत में, हम चाहते हैं कि इस मुसीबत से बाहर निकलें, और हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जो शाहनवाज भाई ने ये भी कहा, मतलब या राहुल जलाली ने कहा, वहाबाइजेशन की बात, रेडिकलाइजेशन की बात, ये इसलिए कह रहे हैं कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए, ताकि असल मसले से तवज्जो हट जाए। मैं शाहनवाज भाई से कहूंगा कि आप कहते हैं कश्मीर में रेडिकलाइजेशन, आप बीच में बात, राहुल जलाली बीच में नहीं, आप मेरा नाम ले रहे हो। कश्मीरी को बदनाम मैं कर रहा हूँ या आप? आपने अभी बुनियादी एक सवाल उठाया कि 47 से मसला है कश्मीर चल रहा है, तो आप 10 साल तक असेंबली में क्या कर रहे थे? आपने क्यों इलेक्शन लड़ा? आप क्यों इलेक्शन लड़ने जाते हो? किस लिए? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कश्मीर में ये है कि आप जैसे नेता दोगलेबाज करते हो, यहाँ कुछ वहाँ कुछ। आप साफ करिए, आप साफ करिए। आप 10 साल से असेंबली में क्या कर रहे हैं? आप भारतीय आईन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे अहद लेते हो और फिर कहते हो 47 से मसला है। ये कैसी बात है? आप अपने गिरफ्तार में जाइए और देखिए आप खुद कहाँ नेहरू पे पहुंच रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप असेंबली में क्या कर रहे हो? अगर आप नेहरू पे चले जाते हो, 47 पे चले जाते हो, आपसे जो सवाल पूछा जाता है कि कट्टरपंथी की जवाब तो दीजिए।
चुनाव लड़े हैं। भागते क्यों? आप चुनाव लड़े, आप असेंबली में रहे, आपने वोट भी दिया। आपको याद है, आपको याद है एमपी के इलेक्शन में आपने बहुत बड़ा वो फर्ज लोगों को दिखाई कि आपने क्यों वोट दिया उसमें और किसको दिया। तो आप अपना भी कुछ तो फर्ज बताइए, अपनी दास्तान तो सुनाइए। वो एमपी का इलेक्शन आप भूल गए जम्मू में, जब आपको बड़ा एक पर्चा घुमा रहे थे, ये सब भूल जाते हैं आप। इंजीनियर साहब, आप अगर चाहें तो कश्मीर रास्ता दिखा सकते हो, क्यों नहीं बहुत करते? हैरानी है, बहुत हैरानी है। एक बहुत ही बुनियादी सवाल मैंने आपसे पूछा, आप इस बुनियादी सवाल का सीधा जवाब देना ही नहीं चाहते, तो साफ हो गया कि आपका चरित्र किस तरह का है। हमें खुद बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। बड़ी हैरानी है कि सीधे सवाल का आप उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। पत्थर फेंकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम देना चाहते हैं। 1 लाख लोग सफदार के जनाजे में थे। शर्म करो थोड़ी। कश्मीर आप हार चुके हैं, किस चीज की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? कश्मीर आप तो बोलने का लहजा सुधारिए। राहुल जवाली साहब इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किस तरह से भाषा देखिए आदत से ये लोग इस तरह से भाषा, आप लोग तो प्रॉब्लम का हिस्सा बन चुके हैं। आप कोई सोल्यूशन आपसे कोई उम्मीद नहीं किसी को, आप समस्या का हिस्सा हैं। आप कोई समाधान का हिस्सा बन ही नहीं सकते अगर इस तरह की मानसिकता है आप। सीधा 47 पे चले जाते हैं। संविधान पे आपका कोई भरोसा है या नहीं? ये गलत बात है। रेडिकलाइजेशन की आप लोग टेलीविजन बढ़ाकर रेडिकलाइजेशन नहीं है, तो आप आंख बंद करके रेडिकलाइजेशन की बात न करके वहाँ अंधे की तरह घूम रहे हैं। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ उस लफ्ज के लिए, पर आपने अपनी आंखें बंद करके रखी है। क्या बताइए, गाय बड़ी है या आप मुसलमान? क्या आप एमएलए आपके लिए क्या बड़ा है? समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। इंजीनियर साहब, आपके लिए क्या बड़ा है? आप ये बता दीजिए। मुल्क बड़ा है या ऐसे लोग जो अशांति फैलाते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप उत्तर दे पाएंगे। बड़ी बहुत ही दुखद स्थिति है। समाधान आप जैसे लोग किसी भी कीमत पर उसका हिस्सा नहीं हो सकते। पवन खेड़ा साहब, मैं रोकना चाहूंगी, सबकी आवाजों को चाहूंगी कि कम किया जाए। पवन खेड़ा साहब, मुझे जरा इस बात का मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। ये तमाम हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं, मनीष तिवारी ये बात क्यों कहते हैं कि अगर आप ये पूर्ण सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये घातक साबित हो सकता है? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? उसका ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट देखिए। फाइनल सॉल्यूशन हिटलर की जुबान थी ज्यूज के बारे में, बहुत क्लियर है। जिसने इतिहास पढ़ा है, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा जो इतिहास को तोड़ना मरोड़ना जानते हैं और इतिहास से कुछ सीख नहीं लेना चाहते। फाइनल सॉल्यूशन में एक ऐसा संदेश छिपा है जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास पढ़ा हो। और मैं इंजीनियर राशिद साहब या RSN सिंह साहब जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं शाहनवाज भाई से एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी के वक्त एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, शाहनवाज जी, एक सर्जिकल स्ट्राइक, वो पाकिस्तान को दिखाने के लिए हुई थी, भारत को दिखाने के लिए नहीं हुई थी, और उसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ी। आप एक के बाद एक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी आज वहां सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, आज वहां हो गई। आप सिर्फ भारत में तालियां बटोरने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बंद कीजिए, पाकिस्तान के लिए है, भारत के लिए नहीं है। भारत तो आपसे इंप्रेस होगा अगर आप काम करके दिखाएंगे। आप क्यों बार बार ताली बटोरने का काम करते हैं? मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, और मेरा एक बहुत बड़ा संशय है कि हिंदुस्तान की पूरी जनता को आप कश्मीर नाम का एक शोकेस दिखा रहे हो और अपने छद्म राष्ट्रवाद की दुकान जो है का व्यापार चला रहे हो। मेरा ये आप पर आरोप भी है। आप पहले तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान का एक्सटेंशन बनाना या सोचना बंद कीजिए। जब वो मानसिकता जब तक रहेगी तब तक आप इसी तरह की पोलराइजिंग पॉलिटिक्स करते रहेंगे। कश्मीर को भी आप एक शोकेस बना देंगे, पूरे देश को दिखाने के लिए देखो मुसलमान एंटी इंडिया है, जो गलत है, जिसकी वजह से देश टूट रहा है और हमारे सामने कश्मीर खत्म हो रहा है। आप इसको नहीं देख पा रहे हैं। लोगों को, मुल्क के लोगों छोटी राजनीति बंद कीजिए, बड़ा दिल रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लीजिए, क्योंकि आपको नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी इनसे कश्मीर के अंदर सोल्यूशन हो। अटल जी से सीख लीजिए जिन्होंने जमहूरियत, कश्मीरियत, इन दोनों के दायरों की बात की। अरे उसी को सीख लीजिए। और अगर आपको हुर्रियत से कुछ खिलाफत होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करके दिखाइए। कितना टैक्स पेयर का पैसा उनकी सिक्योरिटी पे जा रहा है आपको मालूम है? अरे कुछ तो कदम बढ़ाइए शाहनवाज जी, एक कदम बढ़ा लीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप कदम नहीं बढ़ाते, आप सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी दोगली राजनीति कर रहे हैं। इस देश में बंटवारा कर रहे हैं, एक नए सिरे से बंटवारा हो रहा है। हर डिबेट, हर नैरेटिव, हर मुद्दा आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं। कश्मीर अभी तक कोई इस्लामिक मुद्दा नहीं था, वो आपके राज में वो भी बन रहा है। मदद करता है। कश्मीर वाज नेवर
इस्लामिक प्रॉब्लम, लेकिन आपकी सरकार में कश्मीर अब एक इस्लामिक समस्या बनता जा रहा है। ये इस तरह की राजनीति जो है देश को नुकसान करेगी। आप इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन देश हार जाएगा। आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। आप कश्मीर में रेडिकलाइजेशन की बात करके असल मुद्दे से आरएसएन सिंह साहब आप अपनी बात रखिए। हम कश्मीर मसले का पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं। राशिद इंजीनियर थोड़ा सब्र करिए, आप भी बहुत बोल रहे हैं लेकिन जो बात पूछी जाती है उसका ही जवाब दीजिए। आप एक आदमी को, टू पीपल कैन नॉट स्पीक एट वन टाइम। सिंह साहब बोलिए। या सुनिए 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 सुनिए, जहां तक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात है, मैं माननीय बड़े जानकार लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको थोड़ा बता दूं कि 7.2% एरिया में रहने वाले लोग 93% पर हुकूमत चला रहे सन 47 से, और आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए तो क्या चाहिए? दूसरा चाहिए आपको। आपने कभी भी इनमें जम्मू तो क्या ये वालों का जम्मू वालों का कभी दर्द समझा चक्कर में आ रहे हैं सिंह? जो वहाँ इंडस वैली चिल्लाते हैं, जो इंडस रिवर है जिसके नाम से हमको ये हिंदुस्तान चिल्लाने से नहीं होगा। आप बताइए दर्द कभी सोल्यूशन नहीं होगा। मोदी को बाहर कर दो, 90 के बाद से मोदी जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई के बाद जब हमारे यहाँ इन लोगों ने फॉरेन फाइटर्स को इंपोर्ट किया वैली में, अरे साहब नस्लें बदल गई, नस्लें बदल गई इनके यहाँ। इन्होंने बाहर से जिहाद दिलाए, इन्होंने चेचन्स लाया, इन्होंने उज़्बेक लाया, नस्लें बदल गई वहाँ पे। और दूसरी बात, आज जो भी देख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय हिजबुल? आप व्हाट डू यू मीन बाय जैश-ए मोहम्मद? मोदी नहीं करेंगे तो आप करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लश्कर तोयबा? अल्लाह का लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह की आर्मी, और इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। चिल्लाता बहुत। अरे पॉलिटिकल सॉल्यूशन प्राइम मिनिस्टर करेगा मिस्टर आरएसएन सिंह, और सुनो चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। मार दिया, और सॉल्यूशन है आपको इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लाम, कुछ नहीं जानते आपको इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लाम जाना होगा। ये जितनी गंदी हवाएं अरब के रेगिस्तान से आ रही है उनको आपको रोकना होगा। इनके पूर्वज अरब में नहीं पैदा हुए थे, यहीं पे पैदा हुए थे। धर्म बदलने से जमीन नहीं बदल जाती, इतिहास नहीं बदल जाता, संस्कृति नहीं बदल जाती। आप इंडियन कभी सम्मेलन में जाइए, इस तरह की डिबेट में जाइए, पूर्वजों पे पत्थर मारता है। राशिद जाइए कभी सम्मेलन में बैठिए। जलेबी बना के उसको जिलेबी बना के कहते नजर आते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए और हम उन्हें सुरक्षा देंगे। देखिए इस तरह की स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है। ऐसा है, तो ऐसे में कश्मीर को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है, ये तो 25 साल तक सब सुरक्षा दे रहे हैं। जो गए हैं वहाँ पे कुछ साल पहले जो गए हैं, उन पे भी रोज पत्थरबाजी हो रही है। जो बचे हैं वहाँ पे वो भी छोड़ के आ रहे हैं। तो कश्मीरी पंडित को तो आप कश्मीरी पंडितों पे राजनीति में उनको ना लाइए, ना उन पे राजनीति होनी चाहिए। उनकी एक समस्या है, उन्हें वापस घर जाना होगा। और ये इंजीनियर रशीद साहब आप चुप रहिए, मैं आपको जानता हूं आप कैसे दो मुंह से जबान, आप दोखला जबान करते हो। कश्मीरी पंडित आप भी सियासत करते हो पंडितों पे, चुप रहिए। पर जहां तक राजनीति, अरे क्या आइए आप, आइए कहाँ आइए? आप रहने तो देते नहीं और कहते आइए। नहीं, ये छोड़िए आप बात जो है वहाँ पे आप जाके इंजीनियर रशीद साहब वेसू में जो कश्मीरी पंडित है, आप जाके उनको प्रोटेक्शन दीजिए। आप आइए क्या कर रहे हैं? जो वहाँ है उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें टीवी पे बैठ के आइए, कौन आएगा वहाँ पे? जो है, अरे एक को एक संस्कार
आप करते हो ये? देखिए, आपको ये पता है कश्मीरी पंडितों को कहाँ पे उनका संस्कार किया जाता है? शादीपुर। उसके वहां मंदिर की हालत देखिए आपने, वो फेंस किया हुआ है। अब ये सब बड़ी बड़ी बातें ना करिए। देखिए इंजीनियर रशीद कश्मीरी पंडितों पे राजनीति करना छोड़ दीजिए। 25 साल पहले उन्हें बाहर ढकेला गया और यही रीजन था जो आज है। और ये राजनीति छोड़िए बाप, बहुत कर लिया आपने कश्मीरी पंडितों पे राजनीति कि आइए और फिर जाइए, बहुत हो गया। अब बंद करिए ये सब चीजें। पर कश्मीरी पंडित पे मैं बात नहीं करूं। मुझे इस बात का मामला ऐसा है जो पहल कि देखिए आखिरकार जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है, साफ कहा कि अल्टीमेट सोल्यूशन, आखिरी जो फैसला है और जो सोल्यूशन देंगे वो प्रधानमंत्री मोदी। तो ये होना है। तो क्या हम माने जो अभी शेष में भी कहा है विपिन रावत का ये बयान या फिर गृह मंत्री का जो बयान आया, अमित शाह का जो बयान आया, ये एक कश्मीर, एक सुंदर कश्मीर की बुनियाद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। इस बात को आप आज स्वीकार करेंगे इस मंच पर, क्योंकि हालात इन वर्षों में, दशकों में नहीं बदले हैं कश्मीर के। देखिए, कश्मीर का हम सलूशन चाहते हैं, हम लोग अमन चाहते हैं, हम कश्मीर की आवाम से मोहब्बत करते हैं। कश्मीर की आवाम में सिर्फ वहाँ के कश्मीरी जो वहाँ रह रहे हैं वो भी और कश्मीरी पंडित भी, हम पूरे कश्मीर के लोगों को एक नज़र से देख रहे हैं। जो आतंकी हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनसे कहा पत्थरबाजी बंद कीजिए, फिर बातचीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा। हम चाहते हैं कि कश्मीर का सलूशन हो, कश्मीर में अमन अमान हो, कश्मीर के नौजवान भी हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा करें। हम चाहते हैं उमर फैयाज जैसे लोग नौजवान वहाँ आए, सेना में जाएं, देश की तरक्की में रोल अदा करें। कि कश्मीर में ये इंजीनियर राशिद फाशिद टाइप और जो आर्यन सिंह जो हॉक्स हैं, इनके लिए स्पेस नहीं है। हमको एक बार तय कर लेना पड़ेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के दरवाजे से ही सॉल्यूशन निकलेगा। और अच्छा हो बुरा हो उसको बाद में तय करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की अथॉरिटी को जो भी चैलेंज करता है, चाहे कोई राशिद हो ये जो बैठा है या कोई आर्यन सिंह हो, हमें इन लोगों को इस स्पेस में घुसने नहीं देना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए कश्मीर, एक सुंदर कश्मीर की उम्मीदें सभी के मन में है, लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है।